आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिससे बीपीएससी का मानिए तो फेवरेट टॉपिक है। इस हर बार हर बीपीएससी जो भी जितने बार अभी तक बीपीएससी हुआ, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार पूछा ही जाता है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है क्योंकि 1-2 नंबर भी आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। 1 नंबर 2 नंबर इसे आप कम मत समझिए और इसको चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति। हम क्या पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। ये जो 1857 की क्रांति है, आखिर ये क्रांति हुआ कैसे, कैसे क्रांति तक पहुंच गया, कैसे जो दबे कुचले भारतीय थे उनमें इतनी साहस आ गई, इतना जोश आ गया कि वो अंग्रेजों से लड़ पड़े, अपने हक के लिए अंग्रेजों से लड़ पड़े। तो यहाँ पे धीरे धीरे कारण बना। कोई भी जो बड़ा क्रांति होता है वो अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे जैसे हमें कोई गुस्सा दिलाता है, धीरे धीरे जब हमें गुस्सा आता है तो एक अचानक शांत आदमी भी भड़क जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे धीरे धीरे आपका कारण बना जिस वजह से 1857 की क्रांति हुई। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो 1857 की क्रांति है इसका क्या स्वरूप है, ये किस तरह की क्रांति थी, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो ये जो क्रांति का स्वरूप है ये अस्थायी है। इसलिए अस्थायी है क्योंकि विभिन्न इतिहासकार जो है इसको विभिन्न तरीके से पेश किए हैं। कोई इतिहासकार बोलते हैं कि ये सैनिक विद्रोह है, कोई बोलते हैं ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कोई बोलते हैं राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इस तरह से अलग अलग जो इतिहासकार थे, जो भारतीय इतिहासकार है और जो विदेशी इतिहासकार है, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट है, इसलिए इसको अलग अलग स्वरूप दिया गया है और इसका कोई एक फाइनल स्वरूप नहीं दिया गया है। जैसे सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह जो है इसको सर सैयद अहमद खान जी ने बोला था कि जो है सैनिक विद्रोह है, और दुर्गादास जी ने भी बोला था कि सैनिक विद्रोह है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर जी ने बोला था, और राष्ट्रीय विद्रोह इजराइल जी ने बोला था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, और अशोक मेहता जी ने भी बोला था कि ये जो है राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ये रहा इसका स्वरूप। अब लोग हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर जो ये क्रांति हुआ, इतना बड़े पैमाने पे क्रांति हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर क्या कारण रहा होगा इसके पीछे जो इतनी बड़ी क्रांति हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ आपके पास कारण दिए हुए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारा का सारा कारण है जिस वजह से क्रांति हुई। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कारण। सबसे पहले जो है वो राजनीतिक कारण। राजनीति ये तो आज भी होता रहता है, राजनीति है ना। राजनीति जो वो कारक था, राजनीतिक कारक, इसमें क्या था देखिए। तो बात करें 1798 की, देखिए इसकी वजह से क्रांति हुई, उसको हम लोग यहाँ पे सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। तो जो बड़े पैमाने पे कोई युद्ध होता है या फिर क्रांति होती है वो अचानक एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे अपना स्वरूप लेता है और एक दिन वो क्रांति होता है। तो यहाँ पे देखते हैं राजनीतिक क्रांति। तो 1857 के पहले ऐसी क्या सिचुएशन बनी जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति हुई। इसमें राजनीतिक क्रांति क्या बनी, राजनीतिक क्रांति क्या बनी हमें वो देखना है। तो 1798 में, ये डेट आपको याद रखना है, 1798 में क्या हुआ, तो लॉर्ड बेलेजली, 1798 में लॉर्ड बेलेजली ने क्या किया, तो एक सहायक संधि, सहायक नीति, उन्होंने सहायक नीति अपनाई। अब यह सहायक नीति क्या था, तो लॉर्ड बेलेजली ने बोला कि जितने भी राजा थे उनके सैनिक कुछ अपने, उनके राज्य में जो अंग्रेज थे वो अपने सैनिक नियुक्त करते थे, अपने सैनिकों को रखते थे, लेकिन शर्त क्या था, शर्त ये था कि उस सैनिक की रख रखाव में जितना खर्च होगा वो राजा बेयर करेगा, राजा उठाएगा। अब बताओ कि अगर किसी का खर्च उठाना पड़े तो सिंपल सा बात है, आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो जो राजा थे असंतुष्ट थे, इस बात से राजा असंतुष्ट थे कि उनको उनका खर्च उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, डलहौजी की लैप्स नीति, जो डलहौजी था
वो क्या किया था, हड़प नीति, किसी दूसरे के संपत्ति को हड़प लेना, हड़पने में अंग्रेज माहिर थे। और उन्होंने जो डलहौजी था, उन्होंने लेप्स नीति, डिक्लाइन ऑफ लेप्स भी बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया, हड़प नीति अपनाया। हड़प नीति क्या था, तो जिस राजा को अपना संतान नहीं था, अपना कोई वारिस नहीं था, अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसे वो क्या करते थे, अपने राज में मिला देते थे। उन्होंने ऐसा बोला कि मान के चलिए यहाँ पे कोई राजा है, कोई राज है, और इसमें राजा है, और इसका कोई ना पुत्र है ना पुत्री है, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री है, कोई भी इसका उत्तराधिकारी नहीं है। तो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, यानी कि अगर राजा मर जाता है, राजा की मृत्यु हो जाती है, तो इसका राजपाट को कौन संभालेगा, इसके राजपाट को अंग्रेज संभालेंगे। ये उनका नीति था। कोई भी अगर राजा चाहे कि किसी पुत्र को, किसी को गोद ले ले और उसको अपना उत्तराधिकारी बना ले, तो वो इसको होने नहीं देते थे। उन्होंने इसको अवैध करार कर दिया, उसको वो नहीं मानते थे, उसका उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। और इसी वजह से क्या हुआ था, जब रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, उनको राजगद्दी पे मानने से इनकार कर दिया। तो इससे जो लक्ष्मीबाई थी वो काफी क्रोधित हो गई। और जो नाना साहब थे, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, तो जब उनके ये जो नाना साहब थे उनके दत्तक पुत्र थे, तो जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, तो नाना साहब का पेंशन उन्होंने बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया, अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो जैसे ही उनका पेंशन बंद हो गया, तो वो भी अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए, विरुद्ध हो गए। और लेफ्ट नीति में उन्होंने क्या किया, जैसे सतारा हो गया, नागपुर हुआ, इन सभी पे उन लोगों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो कारण था वो आर्थिक कारण। आर्थिक ऐसी कौन सी आर्थिक परिस्थितियां हुई जिस वजह से, आर्थिक परिस्थितियां भी एक कारण बन गई 1857 की क्रांति के लिए। तो क्या होता है, औद्योगिक क्रांति होता है, औद्योगिक क्रांति होता है, मशीनीकरण होता है। तो जो भारत था, यहाँ पे छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे कारीगर थे जो अपना भरण पालन करते थे कारीगरी करके, छोटे छोटे व्यापारी थे। अब जैसे ही मशीनीकरण हुआ, इनका काम ठप हो गया। अब काम ठप हो गया तो इनके पास आर्थिक परिस्थितियां आने लगी, पैसे इनको कहाँ से आएंगे जब काम ही नहीं होगा, इनका माल ही नहीं बिकेगा, जो ये वस्तु बनाते हैं उनका जो कॉस्ट है मार्केट में नहीं मिल रहा है, अगर नहीं बिक रहा है तो उनकी यहाँ परिस्थितियाँ कैसी होगी, डामाडोल होगी ही होगी। तो यहाँ पे उनकी परिस्थितियाँ डामाडोल हो गई, सारे काम मशीनीकरण हो गए, मशीन से होने लगे, तो मजदूरों के काम भी छिन गए, वो बेरोजगार हो गए। दूसरी बात, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लाई गई। तो अस्थायी बंदोबस्त में क्या हो गया, तो जो जमींदार थे, अंग्रेजों ने क्या किया, तो जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया। और जैसे ही जमींदार मालिक हो गया, एक शर्त पे कि उनको कर देना है, अंग्रेज को, जो जमींदार है और जो जमीन के मालिक हो गए उनको क्या करना है। अब अंग्रेज देखो, अंग्रेज डायरेक्ट कर नहीं वसूल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, तो वो जमींदारों को बोले हैं कि आप मुझे कर दो, आप क्या करो तो किसानों से कर लो और कर हमें दो। तो अब ये जो जमींदार है वो क्या करते हैं, तो मान के चलो 50%, अगर 50% कर देना है अंग्रेज को, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, तो क्या करते थे जमींदार, बहुत ज्यादा कर लगाते थे, बहुत ज्यादा कर लगाते थे, ताकि अंग्रेज को देने के बाद भी उनके पास ढेर सारा पैसा बचे, है ना, तभी तो वो माले माल होंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा कर लगा दिया। और उस समय में देखा जाता था तो अकाल भी बहुत पड़ता था। तो अकाल की परिस्थिति में क्या करते थे, ये कर माफ नहीं करते थे, ये क्या करते थे, उस समय में उतना ही भारी कर लेते थे, बहुत ज्यादा कर लेते थे। अब आप बताओ, आपके पास 10 ही रुपया है और उसमें से 8 रुपया 7 रुपया किसी को देना पड़ जाए, तो आप अपना रोजी रोटी कैसे चलाओगे, आएगी ना आपके पास आर्थिक परिस्थितियां। तो इससे काफी ज्यादा परेशान थे, किसान वर्ग जो था वो काफी ज्यादा परेशान था। जो तीसरा कारण है वो सामाजिक एवं धार्मिक।
सामाजिक एंड धार्मिक कारण। सामाजिक एंड धार्मिक कारण क्या था? तो उस समय में क्या था, यहाँ पे 1856 में धार्मिक नियोगिता अधिनियम आया। तो ये क्या था अधिनियम? तो इस अधिनियम के अनुसार क्या बोला गया कि जो ईसाई धर्म के हैं सिर्फ उन्हीं के जो उत्तराधिकारी होंगे उनको उनका संपत्ति का हकाना मिलेगा। मतलब जैसे मान लो होता है ना कि हमारा प्रॉपर्टी है, जैसे मान के चलो मेरे दादा दादी का प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है उसके बेटा का, और बेटा का प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बेटा का। ऐसा है हमारे यहाँ सिस्टम। लेकिन वहां पे क्या था, जो ईसाई धर्म वाले हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये था कि उन्हीं में ये वंशानुगत चलेगा। तो इससे जो बाकी लोग थे वो काफी हताश थे, निराश थे, परेशान थे। तो सिंपल सा बात है, विरोध करेंगे, है ना। दूसरी बात क्या थी, तो यहाँ पे बहुत सारी कुरीतियां थी। कहाँ पे? इंडिया में। जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह को नहीं करने देता था, इसको बुरा समझता था, इसको समाज के खिलाफ समझता था, ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो उनको लगता था ऐसा करने से समाज का मर्यादा भंग होता है। तो लेकिन कुछ जो अंग्रेज लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया, तो सती प्रथा क्या था, तो जैसे कि जो युद्ध में जिनके हस्बैंड मारे जाते थे उनकी पत्नियों को वो चिता पे भी जलना पड़ता था, साथ ही हस्बैंड के साथ, पति के साथ। तो मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई मरना ही चाहे, हर कोई अपने पति के साथ, जैसे पति मर गया तो उसके साथ उसको जलना ही चाहे, मतलब समझ रहे ना। तो इसका क्या होता है, अंग्रेज में जो थे डॉक्टर बेंटिक, इन्होंने क्या किया, इस सती प्रथा को बंद कर दिया। बोला कि ये कोई प्रथा नहीं है, ये कुरीतियां है। जबरदस्ती किसी को, जैसे कि जो नहीं चाहते थे ये सिस्टम को करना, उसको जबरदस्ती करवाया जाता था उससे फॉलो, उसको जबरदस्ती जलना पड़ता था चिता के साथ। तो बोला ये कुरीतियां है, ये कोई आपका धर्म परंपरा नहीं है, ये कुरीति है, आप जबरदस्ती उसको मनवा रहे हो। ये कौन सी धार्मिक परंपरा है जहाँ पे एक आदमी तो चला गया, एक की मृत्यु हो गई, और दूसरे को जबरदस्ती आप जीवित जला रहे हो। तो ये कुप्रथा है, इसको हटाओ, इसको बंद करो। तो उन्होंने क्या किया, इसको बंद करवा दिया। इससे लोगों के जो लोग थे, जो रूढ़िवादी थे, उनको लगा कि ये हमारे जो सामाजिक तौर तरीके हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना। और जब हमारे कोई लाइफ में या समाज में कोई बाहरी इंटरफेरेंस करता है तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। कोई चाहता है कि हमारा जो सिस्टम है वो बरकरार है, कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, कोई उसमें अपना टांग ना लड़ाए। लेकिन इन्होंने लड़ाया तो जो भारत के रूढ़िवादी थे उनको काफ़ी बुरा लगा, वो काफ़ी आक्रोशित हुए, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर विधवा पुनर्विवाह, मतलब जिनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई और जो औरतें विधवा हो गई, तो उस समय क्या होता था, छोटी छोटी एज में शादियां हो जाती थी, 10 साल 12 साल 8 साल 7 साल 9 साल में शादी हो जाती थी। और किसी के हस्बैंड, तो बच्चे, सिंपल सा बात है, अगर 8-10 साल की लड़कियों की शादी हो रही है तो लड़के भी उसी उम्र के होते थे, 10 साल 12 साल। तो ऐसे में जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो आजीवन उस लड़की को कुंवारी ही रहना पड़ता था, उसको फिर से विवाह करने का मौका नहीं दिया जाता था, उसको अपराध माना जाता था समाज में। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे विधवा पुनर्विवाह को क्या किए, बढ़ावा दिए कि नहीं, ये कोई बात नहीं है, अगर पति चला गया और पत्नी शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है। उन्होंने ऐसा इसको विधवा विवाह को क्या किया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, बोला कि आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, ये कुरीति है, इसको हटाओ। फिर उन्होंने देखा कि छोटी छोटी बच्चों की शादियां हो रही है, बाल विवाह काफी ज्यादा समाज में है, तो उन्होंने इसका भी विरोध किया, अंग्रेजों ने इसका भी विरोध किया। तो जो धार्मिक रूढ़िवादी लोग थे वो काफी ज्यादा आक्रोशित हुए और समाज में जितने भी लोग थे वो आहत हुए जो इस परंपरा को मानते थे। तो जब इस परंपरा को मानने वाले आहत हुए तो ये कौन रोक रहा था, अंग्रेज रोक रहे थे। तो जब अंग्रेज रोक रहे थे तो उनके विरुद्ध क्या हुआ, आक्रोशित हुए हुए, वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले और हम बदला लें। फिर क्या था, तो जो अंग्रेज लोग थे तो यहाँ के जो क्या करते थे, तो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, ईसाई धर्म को फॉलो करवाना चाहते थे। तो भारतीयों को लगा कि सबको ईसाई धर्म फॉलो करवाना चाहते हैं, सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, है ना।
और वो जो बाकी धर्म है उसको वो क्या करते थे, तो उसको नीचा दिखाते थे। तो इससे जो बाकी धर्म वाले थे वो आहत उनको पहुंचता था, वो सोचते थे हमारे धर्म का अपमान है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए अंग्रेजों को, तो वो भी उनके विरुद्ध हो गए थे। अब देखते हैं कि सैन्य कारण क्या था, मतलब सैनिकों के बीच ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये क्रांति में उन लोगों ने भाग लिया। तो समुद्र पर लड़ने भेजना, तो अंग्रेज क्या करते थे, जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको समुद्र पार लड़ने के लिए भेजते थे। तो जो हमारे रूढ़िवादी सैनिक थे, जो ब्राह्मण धर्म या अन्य धर्म के थे, जो मानते थे कि समुद्र पार करना हमारे धर्म में पाप है, ऐसा करना अनर्थ है, तो वो क्या करते थे, विरोध करते थे, उनमें विरोध की भावना जागती थी और मना करना चाहते थे। फिर क्या करते थे, जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अंग्रेज जो थे वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, है ना, उनको गालियां देते थे, सुअर बोलते थे, मतलब अभद्र भाषा का यूज करते थे। फिर जैसे होता है ना कि आज मान के चलो, आज है हमारे कोई भी धर्म हो, जाति हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, अगर मान के चलिए कोई पुलिस है, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, अगर समान पद पर है तो समान वेतन दिया जाता है, उसको समान सुविधाएं दी जाती है। ऐसा होता है कि लड़का है तो ज़्यादा सुविधा दे दो, लड़की है तो कम सुविधा दे दो, ज़्यादा उसको सैलरी दे दो, इसको कम सैलरी दे दो, ऐसा नहीं होता ना, नहीं। लेकिन उस समय में होता था, अंग्रेज क्या करते थे, ऐसा करते थे, वो क्या करते थे, भेदभाव करते थे। जो अंग्रेज थे उनको ज़्यादा देते थे वेतन और जो भारतीय थे उनको कम देते थे। फिर जो पदोन्नति था, होता ना कि हमारा प्रमोशन, वो भारतीयों का सुबेदार तक ही रह जाता था, उससे ज़्यादा वो बढ़ने ही नहीं देते थे। सोचते थे ना कि और ऊपर चले जाएगा तो अंग्रेज सोचते थे कि हमारी बात नहीं मानेगा, हमारा विरोध करेगा, तो यहाँ पे उनको सुपीरियर नहीं होने देना चाहते थे, तो उनको पदोन्नति में भी भेदभाव करते थे, उनको पदोन्नति नहीं देते थे। फिर देखते हैं, ये सब तो हुआ। अब देखते हैं कि तात्कालिक कारण क्या था, मतलब ये सारा तो बन रहा था, सिचुएशन बन रहा था कि अच्छा ये सारा हो रहा, तो लोग उसके प्रति आक्रोशित हो रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चिंगारी लग गया, मतलब होता है ना कि कुछ चिंगारी लगा और बम फूटा, तो ये चिंगारी का काम किया तत्कालिक कारण, क्या किया, चर्बी वाला कारतूस। ये जो चर्बी वाला कारतूस था, इसने 1857 की क्रांति होने में चिंगारी का काम किया। अगर देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकता है इस सारे टॉपिक से। देखिए, पूछ सकता है यहाँ पे कि किसने बोला कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो आपको याद रखना है बीडी सावरकर, है ना। पूछ सकता है कि सैनिक विद्रोह किसने बोला, तो याद रखना है कि दुर्गादास जी ने बोला था, सर सैयद अहमद खान जी ने बोला था, है ना। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं हैंड रिटन नोट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको लगे कि नहीं बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, आप चाहते हो कि नहीं हैंड रिटन नोट चाहिए, अगर आप यहाँ से नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आपको मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है मैं उसको आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। चलिए, इससे फॉर्मेट हो सकता है, अभी तक इससे क्वेश्चन बन सकता है इस वाले क्वेश्चन से कि किसने क्या इसको बोला, है ना। और देखिए, ये सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है चैप्टर, ये मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको ऐसे पढ़ लो ना कि दोबारा पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े, मतलब पीटी के साथ साथ आपका मेंस भी तैयारी हो जाए, है ना। तो आप इसको देखो, अब ये पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट कर सकता है कि 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह, व्याख्या करें, है ना, या कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई भी कोट यूज करके और प्रश्न बना सकता है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है कि स्वरूप जो था, भिन्न भिन्न इतिहासकारों का मतभेद भिन्न भिन्न था, तो ये सारा आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से, इस टॉपिक से, कि पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का क्या कारण है। अब देखिए, यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या आ सकता है, तो एक तो सिंपल अगर देता है कि ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं है, आजकल नहीं वाले सवाल ज्यादा आते हैं ना, तो पूछ सकता है। अब देखो, आप देखो इधर देखो, तो इसमें अगर रहेगा जैसे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, तत्कालिक कारण, तत्कालिक में आपको दिया रहेगा चर्बी वाले कारतूस, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ये सारा दिया रहेगा, है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं भी दिया रहेगा जो इस समय से नहीं हो, तो आपको वो लगाना है आंसर। अगर ये सारा याद रहेगा तो आप उसको क्या कर पाओगे,
डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, छाट पाओगे कि सही आंसर क्या होगा। अगर पूछता है सिर्फ कि तत्कालिक कारण क्या होगा, तो आपको राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक ये सब मेंशन नहीं करना है। तत्कालिक कारण में आपको लिखना है चर्बी वाले कारतूस, और टिक भी लगाना है। जो भी आपका एमसीक्यू आएगा उसमें टिक लगाना, चर्बी वाला कारतूस। समझ में आई? तत्कालिक कारण में सिर्फ चर्बी वाले कारतूस लगाना है आपको, और अगर सिर्फ आपको कारण पूछता है तो ये सारा कारण आपको दिया रहेगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि तो ये सारा कारण हो गया कि इस सारे कारण की वजह से जो है 1857 की क्रांति, मतलब चर्बी वाले कारतूस, अब बोलते हैं ना कि चर्बी वाले कारतूस, इसके वजह से चिंगारी लगी है। तो देखते हैं कि ये क्या था चिंगारी, ऐसा क्या हो गया चर्बी वाले कारतूस की वजह से, जिस वजह से इतना बड़े पैमाने पे भारतीय जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए। तो चर्बी वाले कारतूस की क्या कहानी है, तो प्रारंभिक स्वरूप देखते हैं कि कैसे 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 क्या हुआ, है ना, तभी तो पता चलेगा ना कि ऐसा चर्बी वाले कारतूस में क्या था। तो हम क्या था, तो देखिए क्या है कि 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया, तो 1856 में जो ब्राउन बेस पुराना बंदूक था, पुराना बंदूक था ब्राउन बेस, इस ब्राउन बेस की जगह पे क्या किया, तो इस ब्राउन बेस की जगह पे नया राइफल आया, नए इनफील्ड राइफल। पुराने बंदूक ब्राउन बेस की जगह पे नए इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो नया इनफील्ड राइफल था, इसमें क्या था, जो इतना ज्यादा बड़ा वंडर हो गया, तो इस जो नया इन राइफल में कारतूस का यूज होता था, तो इस कारतूस के यूज में बोलता था, जो कारतूस बना होता था ये गाय और सुअर के चर्बी से, गाय और सुअर के चर्बी। अब बताओ, गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था, और क्या करना होता था कि जब इस कारतूस को राइफल में भरना होता था, तो जो सैनिक थे उनको अपने मुंह से उसको खींचना पड़ता था। अब बताओ, गाय और सुअर, गाय हमारे लिए क्या है, जो हिंदू धर्म है, गाय उनके लिए पूजनीय है ना। उसी तरह से सुअर का कोई भी, अब गाय और सुअर की चर्बी को जो हमारे सैनिक थे उनको दांत से खींचना पड़ता था, तो इस चीज का वो विरोध करना शुरू कर दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो सबसे पहले कहाँ विरोध देखा गया, कहाँ, अच्छा ये गाय और चर्बी से बना हुआ है, कहीं ना कहीं से तो बात फैली होगी ना, तभी तो पता चला कि अच्छा गाय और कारतूस से बोलते हैं ना कि फलना के घर गाड़ी आया है, जैसे होता है ना कि ये उसको बोला, वो उसको बोला, वो उसको बोला, करते करते पूरे मोहल्ला में फैल जाता है। तो उसी तरह से ये बात कहाँ से फैली, तो बात करें कि जनवरी 1857 में बंगाल के दमदम क्षेत्र के जो सैनिक थे वहां पे अफवाह फैली कि जो नया कारतूस है भाई साहब, इसमें क्या है, गाय और सुअर का चर्बी है। तो गाय और सुअर का चर्बी है, ये बात फैली। उसके बाद फिर ये सिंपल सा बात है, एक जगह हुआ इन्फेंट्री में, तो धीरे धीरे अलग अलग इन्फेंट्री में जाएगा ये बातें। तो दूसरा जो जगह गया फरवरी 1857 में बंगाल के, ये सब नाम याद रखना है आपको, दमदम, बहरामपुर, ये कहाँ खबर पहुंचा, तो बहरामपुर क्षेत्र में। उसके बाद ये खबर जो है फैलते फैलते आग की तरह कहाँ पहुंच गया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 29 मार्च 1857। अब देखो बीपीएससी क्या करता है, ध्यान से सुनो आप लोग, बीपीएससी क्या करता है, तो बीपीएससी जो है वो बहुत सारा डायरेक्ट डेट पूछ लेता है कि कितना को किया, कितने साल को किया, वो तारीख के साथ डेट पूछ देता है। और डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो लॉजिकल के साथ साथ डेट भी पूछता है। तो आपको डेट याद रखना है, कब, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, रट लीजिए, जुबान पे कर लीजिए, जैसे भी इसको याद कर लीजिए, 29 मार्च 1857 याद रहेगा ना। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी, है ना, बंगाल के, देखो खबर बंगाल से फैल रहा है ना, तो याद रखना 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री, याद रखना ये सब। देखो ये सारा चीज अगर मेंशन करोगे ना, अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है मेंस में, तो अगर ये सारा चीजें कुछ फैक्ट आप उसमें ऐड ऑन करोगे, तो आपको ये ऐड ऑन पॉइंट देता है ना, आपको मार्क्स बढ़ाता है,
आपके क्वेश्चन को आंसर को इफेक्टिव बनाता है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन में आपको याद रखना चाहिए। तो 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे, तुम जुबान पे डाल लीजिए, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। नाम क्या है? मंगल पांडे। 34वीं इन्फेंट्री कहाँ पे? बैरकपुर, बंगाल। तो इन्होंने क्या किया? एकदम मना कर दिया, हम तो भाई कुछ भी कर लो, हम नहीं लेंगे, मतलब जो नया इनफील्ड राइफल है इसको हम मुंह से नहीं खींचेंगे, हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि अगर आप किसी चीज को मना करोगे अपने अधिकारियों को, ये तो अंग्रेज तो काफी क्रूएल थे, वो तो मौका ही ढूंढते थे कुचलने का। किसको? भारतीयों को। तो जैसे ही मंगल पांडे ने विरोध किया, अंग्रेजों ने उसका विरोध किया, अंग्रेजों से उनकी लड़ाइयाँ हो गई। और इसी क्रम में दो जो मंगल पांडे थे, इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट यूसन, एकदम याद रखिए नाम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, बोल देगा कि मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज अधिकारियों को मारा। 4 नाम दे देगा आपको, इसमें से 2 ही रहेगा। आपको नाम नहीं याद रहेगा, आप कैसे लगाओगे, कैसे टिक लगाओगे? तो आप याद रखो इसको, लेफ्टिनेंट बाग, बाग बाग, लेफ्टिनेंट बाग, और दूसरा सर्जेंट यूसन, सर्जेंट यूसन। इन्होंने क्या किया? इन दोनों का हत्या कर दिया। अब अंग्रेज क्या हो गए? सिंपल सा बात है, अंग्रेज तो अपने आप को काफी पावरफुल समझते थे, और ऊपर से इन्होंने क्या कर दी? मंगल पांडे ने हत्या कर दी। तो अंग्रेज जो थे वो काफी क्रोधित हुए, उनको काफी गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया? उनको मंगल पांडे को 8 अप्रैल, डेट याद रखिए, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 याद रखना है। कब बात फैला था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे तक पहुंचा था ये बात, और मंगल पांडे ने विरोध किया था, 2 अंग्रेजों को मारा था, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट यूसन। और इनको 8 अप्रैल, नाम याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप डेट को याद रखेंगे। बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, डेट तो एकदम याद ही रखिए। बीपीएससी डायरेक्ट डेट उठा के भी पूछती है, यहाँ पे कोई लॉजिकल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट बना सकते हो यहाँ से क्वेश्चन। किसको फांसी हुआ? तो मंगल पांडे को। पूछेगा मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा मिली। किस लिए मिली थी? तो उन्होंने 2 अंग्रेज सैनिक लेफ्टिनेंट बाग को और सर्जेंट यूसन को मारा था। याद रहेगा? ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल सा बात है, अब भारतीयों में तो इतना सारा क्रोध ये सब पहले से भरा हुआ था ना। अब क्या किया? तो इन्होंने क्या किया कि मना करने पे कि हम नहीं करेंगे कारतूस का यूज, इनको क्या कर दिया गया? इनसे युद्ध हुआ, इन्होंने विरोध किया, और ये 2 मारे गए, और इनको फांसी की सजा हुई। तो मान के चलिए अगर मोहल्ला में कोई बाहरी आदमी आके किसी को मार दे, तो आप क्या करोगे? जो मारा है उसका क्या करोगे? विरोध करोगे ना, है ना? आ रहा है 2 मिनट। ये मत सोचो कि हम जानते हैं। अगर जानते भी हो तो आप इसको बार बार दिमाग में डालोगे ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। आप इसको बार बार अगर दिमाग में डालोगे तो कभी नहीं भूलोगे, है ना? आप देखो 8 अप्रैल क्या हुआ था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया था? 2 अंग्रेज को मारा था, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट यूसन को। ठीक है, सर्जेंट यूसन नाम याद रखो। तो उसके एवज में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी? कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। अब जब उनको फांसी की सजा हुई तो ये खबर जो है बाकी इन्फेंट्री में आगे तरफ फैली, और जो बाकी सैनिक थे हमारे, जो भारतीय सैनिक थे, उनमें आक्रोश हुआ कि ऐसा कैसे कर दिया अंग्रेजों ने। तो इसी आक्रोश के कारण जगह जगह इन्फेंट्रियों में जो सैनिक थे वो विरोध करने लगे, और इसी क्रम में जो पहला मतलब 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुआ, अभी तो ये देखो सिर्फ मंगल पांडे अकेले बंदा था ना, तो इसको क्रांति नहीं बोल सकते। तो 10 मई याद रखिए, पूछता है 10 मई 1857, ये याद रखना आपको, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश, पूछेगा कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ की छावनी। 10 मई पूछेगा आपसे
कि 1857 की क्रांति पहली बार कहाँ शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, किस जगह से शुरू हुई थी? आप नहीं बता पाओगे? 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश, मेरठ की छावनी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सैनिकों ने क्या किया? विरोध किया। किसका? अंग्रेजों का। क्या किया उन्होंने कि अंग्रेजों के जितने अस्त्र शस्त्र के जगह थे उसको इन्होंने लूट लिया, सारा बंदूक जो भी था, मिसाइल सब लूट लिया। और क्या किया? तो वहां पे जितने भारतीय सैनिक को बंदी बना रखा था अंग्रेजों ने, उस सबको भी वो क्या किया? आजाद कर दिया। और यहाँ से इन्होंने कुछ किया, मतलब इन्होंने बोला कि बहुत हो गया भाई तुम्हारा, अब नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। तो इन्होंने बोला कि अब अकेले से काम नहीं चलेगा, इस जो हमारे पास क्रांति है इसको एक नेता चाहिए, इसको एक नेतृत्व करने वाला चाहिए, है ना, एक लीडर चाहिए। तो इन्होंने देखा कि उस समय में दिल्ली में शासन था किसका? बहादुर शाह द्वितीय का। इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो 11 मई को ये जो सारे सैनिक थे ये कूच किए। 11 मई को इन्होंने दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली पहुंचे। और 12 मई को इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया और इन्होंने क्या बोला बहादुर शाह जफर जी को कि अब आप इस क्रांति का, ये जो हम लोगों ने बिगुल फूका है, आप इसका नेतृत्व करो, क्योंकि हमें कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। तो ये बहादुर शाह जफर थे, ये क्या थे? वहां के राजा थे। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये काफी बूढ़े थे, बहुत ज्यादा इनकी एज हो गई थी, असक्षम थे शारीरिक रूप से। तो इन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन अपना सेनापति जो थे उनको बख्तियार को इन्होंने क्या किया? उसका नेतृत्व करने के लिए दिया। अब यहाँ से हो गया क्रांति का बिगुल फूंक दिया। और ये जो बहादुर शाह जफर जी थे, इन्होंने पत्र के माध्यम से बाकी राजाओं को संबोधित किया और उन्हें इस युद्ध में इस क्रांति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उन्हें रिक्वेस्ट करी कि आप आओ, आप इस युद्ध में, आप इस क्रांति में शामिल हो। कुछ चीजें जो आपको याद रखना है, यहाँ देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको नहीं याद रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। याद कर लो, 1857 का जब क्रांति हो रहा था तो हमारे इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखना था, टिप्स पे रखिए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को कौन नहीं जानता? क्रांति के समय तो थे, है ना, ऐसे याद कर लो, जनरल। उसके बाद ये भी पूछता है, आपसे पूछ सकता है, आपको तो याद रखना है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय में? मतलब जब 1857 का क्रांति हो रहा था तो उस समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको याद रखना है पामस्टेन। कौन था? तो पामस्टेन। ये सब छोटा छोटा आपको जो टिप पे है, वन लाइनर आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे ही पूछता है, आपको इसको याद रखना है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है। और बाकी जो ये लंबा लंबा थ्योरी है आपको मेंस में लिखने में काम आएगा और पीटी में भी पूछ सकता है, तो इससे कोरिलेट करके आप आंसर कर सकते हो, पूछ सकता है। तो ये रहा आज का टॉपिक, आज इतना ही करते हैं। बाकी अब देखिए बिगुल फूंक चुका है, क्रांति शुरू हो चुकी है, इनको नेता भी मिल चुका है, नेता ने बाकी राजाओं से रिक्वेस्ट भी किया है। तो अब हम लोग देखेंगे जो राजा बहादुर शाह जफर जी हैं, इन्होंने जो बाकी राजाओं से रिक्वेस्ट किया है कि आप आओ, इस क्रांति में शामिल हो, अंग्रेजों के विरुद्ध एक मजबूती से डटकर भारतीय की तरफ से आप लड़ो। तो देखना है कि अब कौन कौन सा राजा जो है इस क्रांति में शामिल होते हैं, अपना योगदान देते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और इसको एक मजबूत बेस बनाते हैं, बेस प्रदान करते हैं और अंग्रेजों का जड़ हिला देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसका ही आगे वाला टॉपिक होगा कि कैसे विस्तार हुआ, कौन कौन से राजा ने पार्टिसिपेट किया, परिणाम क्या हुआ, क्यों असफल हो गया, असफल होने के बाद इसके बाद अंग्रेज कैसे सतर्क हो गए, कौन कौन से नया कानून बना, ये सारे हम आगे की वीडियो में देख के इस टॉपिक को कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें,